हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो न्यूज़ ली गई है कि अपने अतीत को मिटाकर कभी प्रगति नहीं कर सकता है कोई देश। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने बोला कि किस तरीके से आज़ादी के बाद सत्ता में रहने वाले लोगों को पूजा स्थलों को महत्व नहीं दिया गया, यानी जो लोग सत्ता में थे उन्होंने जो पूजा स्थल है, हमारी संस्कृति है, उसको महत्व नहीं दिया, बल्कि हमारी संस्कृति को अपनाने में उन्हें शर्म आती थी। पिछले 10 वर्षों में जो स्थिति बदली है वो पहले से काफ़ी बेहतर है और बड़े बड़े संस्थान सिर्फ बड़े शहरों में ओपन होते थे और अब की स्थिति ये है कि जितने भी बड़े संस्थान हैं उन्हें छोटी जगह पर भी ओपन किया जा रहा है। मां कामाख्या दिव्य परियोजना समेत असम में किया है 11,600 करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि आज़ादी के बाद से किस तरीके से जो मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए था, धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं किया गया और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी संस्कृति के साथ धोखा किया गया। यानी कि अपनी संस्कृति को अपनाने में जो गर्व महसूस होना चाहिए था वो उन्हें शर्म समझते थे। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ इनका इशारा था। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में 11,600 करोड़ रुपए की, देखिए यहाँ दिया गया है 11,600 करोड़ रुपए की जो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम डिवाइन जो योजना है उसके तहत कामाख्या मंदिर परियोजना को भी शामिल किया गया है। अब ये पीएम डिवाइन क्या है? देखिए, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया, डिवाइन मतलब डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से उन्हें असम के लोगों के लिए इन परियोजनाओं को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है, जिससे पर्यटन क्षेत्र में और जो रोजगार है वो और बढ़ेगा, कनेक्टिविटी मजबूत होगी, देश से इसकी बाकी राज्यों से भी कनेक्टिविटी असम की मजबूत होगी। पूर्वोत्तर का जो हिस्सा है वो अनछुआ था, जो आप कह सकते हैं विकास से, उसको पूरा किया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट द्वारा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। उन्होंने बोला कि अयोध्या में जो भव्य कार्यक्रम हुआ उसमें अब मां कामाख्या के द्वार पर पहुंचा हूं और मुझे ये अवसर मिला कि मैं इस राज्य के लिए कुछ कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य है। यानी कि यहाँ पर जो 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उसके दौरान ये सब बातें बोली गई हैं। जाहिर सी बात है, चुनावी वर्ष है तो जो घोषणाएं हैं वो होना स्वाभाविक है। अगर यही घोषणा और पहले लगभग 2 साल पहले हो गई होती तो कई क्षेत्रों में विकास हो गया होता और जो रोजगार अब मिलने वाला है वो 2 साल पहले ही मिल गया होता। नेक्स्ट न्यूज है कि भारतीय दूतावास का कर्मी पाक के लिए जासूसी करता हुआ गिरफ्तार किया गया है और ये मास्को में तैनात थे सत्येंद्र सिवाल। ये इन पर जो आरोप लगा है आईएसआई के लिए जासूसी करने का। मास्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात कर्मचारी सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है यूपी एटीएस द्वारा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जिसे आईएसआई बोला जाता है उसके लिए ये कार्य कर रहे थे, यानी कि जो जासूसी का कार्य कर रहे थे विदेश मंत्रालय के थ्रू, विदेश मंत्रालय की न्यूज़ वहाँ पहुँचा रहे थे, कुछ गोपनीय दस्तावेजों को वो पहुँचा रहे थे, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर वहाँ कार्यरत थे और इससे पहले ये सहायक के पद पर कार्यरत थे, सुरक्षा सहायक के पद पर, लेकिन फिर इन्हें डिपुटेशन दिया गया और इन्हें फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ बनाया गया और इन्हें मॉस्को भेजा गया। धारा 121A इन पर लगाई गई है। अब ये 121A होता क्या है? किसी देश यानी कि भारत देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, ये काफ़ी गंभीर धारा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत केस दर्ज किया गया है। शाम को लखनऊ में ही विशेष अदालत में इन्हें पेश करके 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। इनमें जो जासूसी की जो खबरें थी पहले से इनके लिए चल रही थी और एटीएस ने लगभग 6 महीने इनको वॉच किया और 6 महीने वॉच करने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। 3 फॉर्मूलों पर काम कर रही है आईएसआई। आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। भारत में जाल फैलाकर ये क्या करते हैं कि धर्म के नाम पर बरगलाते हैं, लेकिन ये तो मान लीजिए हिंदू थे, लेकिन जो मुस्लिम लोग होते हैं उनको धर्म के नाम पर बरगलाते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, ऐसी चीज़ें बोलकर
जो माइंड वॉश कर देते हैं युवाओं का, उसके बाद उनको या तो आतंकवादी बना दिया जाता है या फिर आईएसआई एजेंट बना दिया जाता है। हालांकि इसके लिए अच्छी खासी भारी भरकम रकम भी दी जाती है, जैसे कि सत्येंद्र सिवाल को रकम दी गई होगी। अब इनके जो अकाउंट है वो खंगाले जा रहे हैं कि कब कब कहाँ कहाँ से इनको कितनी रकम मिली है। हालांकि देश के रहते हुए अगर देश के विरुद्ध कार्य कोई कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है कि और बढ़ेंगी पेटीएम की मुश्किलें। देखिए, डिजिटल लेन देन में देश की जो प्रमुख कंपनी है पेटीएम की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने इस पर जो शिकंजा कस दिया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामले की जांच चल रही है और पेमेंट बैंक के लाइसेंस से भी इसको हाथ धोना पड़ सकता है। 1000 से अधिक खाते सिर्फ एक ही पैन कार्ड पर खोले गए हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम बैंक की सभी वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश आरबीआई द्वारा जारी किए गए हैं। अब इसमें जो सबसे प्रभावी बात यही है कि एक ही पैन कार्ड से अगर 1000 अकाउंट ओपन किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होगा, और इन्होंने उन 1000 खातों से कई बार वित्तीय लेन देन भी किया हुआ है। आरबीआई ने अपने निर्देश में यह बताया कि पहले विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट में और उसके बाद बाहरी एजेंसियों से कराई गई जांच में ये बात सामने आई है कि पेटीएम बैंक में नियमों के अनुपालन में लगातार खामियां पाई गई थीं। इन खामियों के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि घोर अनियमितता की गई है। एक ही पैन पर 1000 अकाउंट ओपन किए गए हैं और करोड़ों का इसमें लेन देन किया गया है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का साफ साफ मामला बनता है। अगर आपके भी पेटीएम वॉलेट में अगर पैसे हैं तो आप उसको विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि पूरी तरीके से परिचालन इसका बंद हो जाएगा। अभी तक ये आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है कि उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट पर कैबिनेट की मुहर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही धामी सरकार ने विधानसभा में विधेयक को पेश करके कैबिनेट के सदस्यों से इस पर जो मंत्रणा की थी वो अब लग रहा है कि पूरी हो गई है। क्योंकि देखिए, इस पर पहले जो एक समिति बनाई गई थी उस समिति ने 2 फरवरी को इन्हें रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद 2 फरवरी के बाद इन्होंने वो जो रिपोर्ट सौंपी उसको बाकी मंत्रालयों के पास भेज दिया कि आप इसका अध्ययन करिए, अगर फिर भी इसमें कोई कमी रह गई है तो उसको अभी दूर कर लिया जाए। सारे मंत्रालयों से क्लीन चिट मिलने के बाद ये अब आज यानी सोमवार को विधानसभा में रखा जाएगा और कल इसे पारित कर दिया जाएगा और ये कल कानून का रूप ले लेगा। यूसीसी में क्या प्रावधान है इसको लेकर हम अलग से वीडियो बना देंगे। और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि एक विवाह का अधिनियम लागू हो जाएगा, और अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो आपको पुलिस को बताना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कई कानून जो होंगे, जैसे कि अगर कोई लड़की दूसरे धर्म में विवाह करती है तो भी उसके जो अधिकार हैं वो बने रहेंगे। ये सब बातें यूसीसी की प्रमुख बातें हैं और आगे न्यूज़ भी डिस्कस करते रहेंगे। तो उत्तराखंड, और अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो यूसीसी को लागू करेगा। नाजुक मोड़ पर इंडिया यानी कि INDIA जो गठबंधन है समझौते के मूड में नहीं है सपा। देखिए, बंगाल, बिहार और पंजाब में बेपटरी हो चुकी विपक्षी गठबंधन इंडिया अब उत्तर प्रदेश में भी नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सपा और कांग्रेस के बीच कम ज्यादा सीटों के बंटवारे के लिए तो बातचीत की गुंजाइश अभी भी है, लेकिन इनके बीच तनाव 16 सीटें बढ़ा रही हैं, जिन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक तरफा निर्णय करते हुए अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। इनमें 5 सीटें कांग्रेस के दावे वाली हैं। बाराबंकी भी कांग्रेस हर हाल में चाहती है, जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव में के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए सपा इस पर समझौते करने के मूड में नहीं दिख रही है। यानी कि कहीं ना कहीं फिर से इंडिया जो गठबंधन है वो बिखरता हुआ दिख रहा है, और शायद मैंने पहले भी बताया था कि चुनाव आते आते ये गठबंधन बिखर सकता है, टूट सकता है, खत्म हो सकता है। जो सपा ने 16 प्रत्याशी उतारे थे उसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, उन्नाव, लखनऊ, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, बांदा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बस्ती और गोरखपुर सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे। और ये सब जो इसमें जो कुछ ऐसे जिले हैं जो गढ़ माने जाते हैं सपा के, तो अगर वो इन सीटों पर कांग्रेस के साथ समझौता करती है तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी
इनको समझौता करना पड़ सकता है, इसलिए ये अभी ही अपना सेफ जोन लेकर चल रहे हैं। बाकी बिहार में क्या हाल हुआ, नीतीश एनडीए में शामिल हो गए। पंजाब में एक भी सीट आम आदमी पार्टी लोकसभा में देने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने क्लियर बोल दिया है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक भी सीट जीत सके, अगर सीट जीतने की दम है तो बनारस की सीट जीत कर दिखाए। ये सब बातें ममता बनर्जी ने बोली हैं। उसके बाद और भी अब कई पार्टियां अलग होने के मूड में हैं इस गठबंधन से, क्योंकि कांग्रेस शायद चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रही है। परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नए कानून के दायरे में राज्य भी आएंगे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। संसद में कार्मिक मंत्रालय आज पेश कर सकता है विधेयक। गड़बड़ी करने वालों को हो सकेगी 10 वर्ष की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। जेईई, नीट और सीयूटी जैसे सभी परीक्षाओं में होगा ये प्रभावी कानून। देखिए, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले परीक्षा माफिया को एक तरीके से ध्वस्त करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए केंद्र सरकार सोमवार को नया विधेयक संसद में पेश कर सकती है। इसमें परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जेईई, नेट और सीयूईटी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाओं में प्रभावी होगा। इसके दायरे में सभी राज्य, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कराते हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। और ये कानून इतना सख्त बनाया जाएगा ताकि कोई पेपर आउट, लीक या फिर जो सॉल्वर बैठते हैं, इन सब से इन्हें रोका जा सके, मतलब एक स्वस्थ प्रतियोगिता कराई जा सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, भाजपा में शामिल होने को कहा जा रहा, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। सीएम बोले कि लोगों के आशीर्वाद के आगे सीबीआई, पुलिस सब छोटे हैं। अरविंद केजरीवाल ने फिर से भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके जो विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीदने की पेशकश की गई थी, मुझे भी की गई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जनता ने बनाया है और मैं जनता के लिए मुख्यमंत्री बना हुआ हूं। अन्य राज्यों में सरकार गिराने वाले ही विधायकों से कर रहे हैं संपर्क आम आदमी पार्टी। देखिए, आतिशी ने बताया कि किस तरीके से खरीद फरोख्त करने में भाजपा लगी हुई है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर करना चाहती है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्यों में जिस तरीके से, जैसे कि झारखंड में शिबू सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश भाजपा करती रही, लेकिन अभी उसमें सफल नहीं हो पा रही है, वैसे ही दिल्ली में भी वो कोशिश कर रही है। इस पर उन्होंने ये बात यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नेक्स्ट न्यूज है कि एम्स के सभी केंद्रों में शुरू होंगे आयुष्मान सुविधा केंद्र। देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की मदद के लिए आयुष्मान सुविधा केंद्र बढ़ाए जाएंगे। इसके तहत एम्स के सभी ब्लॉक और केंद्रों में आयुष्मान सुविधा केंद्र शुरू होंगे। संस्था के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने 31 मार्च तक सभी ब्लॉक और केंद्रों में यह सुविधा शुरू करने का निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिया है। इसमें एम्स में इलाज के लिए पहुंचने वाले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, उनके लाभार्थी मरीजों को इलाज में आसानी होगी और ये सभी केंद्रों पर, एम्स के सभी केंद्रों में शुरू किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कानून पालन के लिए भौगोलिक सीमा बाधा नहीं होनी चाहिए, अमित शाह। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस में के समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार की न्यायिक चुनौतियों का मुद्दा प्रखरता से उठाया है और कहा है कि अपराध और व्यापार दोनों ही आज भौगोलिक सीमा को पार कर चुके हैं। अपराध को नियंत्रित करने और व्यापार को बढ़ाने के लिए सिर्फ राष्ट्रमंडल देशों को ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि अपराध और व्यापार के लिए सीमा को मर्यादा नहीं, मीटिंग पॉइंट बनाना होगा। और ये सारी बातें उन्होंने विज्ञान भवन में आयोजित जो कार्यक्रम था उसमें बोली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि पिछड़े क्षेत्र के आदिवासी वर्ग के व्यक्ति का राष्ट्रपति बनना इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत में लोकतंत्र मौजूद है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, तभी वो इस पद तक पहुंच पाई हैं। गृह मंत्री ने कहा कि छोटे साइबर फ्रॉड से लेकर वैश्विक संगठित अपराध, स्थानीय सीमा विवाद से लेकर वैश्विक सीमा विवाद और स्थानीय अपराध से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का
जुड़ाव भी गहरा हो चुका है। आज अपराध और अपराधी दोनों ही सीमा को नहीं मानते हैं। इनको नियंत्रित करने की दिशा में कानून के पालन के लिए कुछ आगे करना होगा, अन्यथा अपराध रोकने और व्यापार को बढ़ाने के लिए विश्व का वातावरण, जो एक स्वस्थ वातावरण है, वो नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर के लिए अंतरिम बजट आज संसद में पेश होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का जो अंतरिम बजट है वो सोमवार को प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट में कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। विभिन्न विकास परियोजनाओं समेत ढांचागत विकास के लिए धनराशि के पर्याप्त प्रावधान की उम्मीद है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए भी धनराशि आवंटित की जाएगी। केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 3,07,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जो संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट में धनराशि उपलब्ध कराएंगे। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार से 19 जून 2018 को भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया था। साल 2019-20 के बजट को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने मंजूरी दी थी, जो उस समय राज्य प्रशासनिक काउंसिल के अध्यक्ष थे। साल 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कम करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद से लगातार सभी बजट संसद में पेश हो रहे हैं। ई लर्निंग अल्पकालिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेगा जेएनयू। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश भर के छात्रों के लिए विभिन्न अल्पकालिक ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। विश्वविद्यालय का लक्ष्य इस साल ई लर्निंग क्षेत्र में प्रवेश करना है। विश्वविद्यालय वंचित वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए एक परिसर में ई लर्निंग का माहौल तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के तौर तरीकों पर काम कर रहा है। 455 करोड़ रुपए का जो HEFA ऋण मिलेगा जेएनयू को बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। 6 से 8 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व भाषाओं पर वीडियो जो रिकॉर्डिंग कक्ष बनाए जाएंगे और लाइव भी बच्चे इसे सुन सकेंगे, यानी कि छात्र सुन सकेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि दूर दराज बैठे हुए लोग भी, यानी छात्र भी इन कोर्सेज को कर सकेंगे, जो कि एक अच्छी पहल मानी जा सकती है, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स होंगे, शॉर्ट टर्म कोर्स होंगे, तो जिनको डिग्रियां हासिल करनी हैं वो इसको पूरा कर सकेंगे। स्नातक के साथ छात्र 16 प्रमुख क्षेत्रों में कर सकेंगे शोध और इंटर्नशिप। देखिए, विश्वविद्यालयों में शुरू किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को स्नातक स्तर पर ही शोध और इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूसीसी ने इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। हालांकि इस दौरान छात्रों को सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो देश के विकास को रफ्तार देने के लिए जरूरी होंगे। इसके तहत फिलहाल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT व पर्यटन सेक्टर सहित 16 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। खास बात यह है कि इन क्षेत्रों में शोध करने वाले छात्रों को स्नातक ऑनर्स के साथ शोध की डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी ड्रोन दीदी योजना। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्था यानी कि IIT ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्रोन दीदी नामक अनोखा कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इसके जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसी योजना के तहत कई महिलाएं IIT में कृषि के लिए ड्रोन का प्रशिक्षण कर रही हैं। कृषि में ड्रोन के सहयोग से समय और कीटनाशक की बचत होगी। कृषि के ड्रोन के उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर कीटनाशकों का प्रभाव भी कम होगा। हिमाचल के बाद इस कौशल विकास प्रशिक्षण को देश भर में लागू किया जाएगा। यह प्रशिक्षण ले रही शशि बाला का कहना है कि BSc यानी कृषि करने के बाद वह इस क्षेत्र में एक अलग और रोमांचक करियर की तलाश कर रही थी। इसी बीच उन्हें ये कार्यक्रम मिला जिसमें वो अब आगे बढ़ रही हैं और अपना भविष्य देख रही हैं। इससे पहले भी जो आशा वर्कर्स थी
उनके लिए भी कई योजनाएं चलाई गई थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है उसमें भी ऐसी कई योजनाओं को चलाया जा रहा है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके। और ये जो ड्रोन दीदी योजना है, ये कृषि में जो कीटनाशकों का छिड़काव है पहले मैनुअल होता था, अब ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा तो कम कीटनाशक में ज़्यादा एरिया को कवर किया जाएगा और समय भी कम लगेगा। तो इसमें किसानों की बचत होगी और सुविधा होगी। इसमें एक पॉइंट ये है, यूसीसी के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसे देख लेते हैं यहाँ पर कि सभी धर्मों में विवाह के लिए एक समान कानून लागू होगा। सभी वर्गों में पुत्र और पुत्रियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। संपत्ति के अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं किया जाएगा। गोद लिए गए बच्चों और सरोगेसी से जन्मे बच्चों व सहायक प्रजनन तकनीक के द्वारा जन्मे बच्चों में भी कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। उन्हें जैविक संतान माना जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति में पत्नी व बच्चों को समान अधिकार प्राप्त होगा। साथ ही उसके माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार देने की बात कही गई है। पुराने कानून में केवल माता को ही मरने वाले की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। किसी भी धर्म में रीति रिवाज की आड़ में यदि किसी महिला के अधिकारों का हनन होता है तो वह स्वीकार नहीं होगा। यहां ट्रिपल तलाक की बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। हरियाणवी युवाओं के कोटा के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक। देखिए, हरियाणा में युवाओं को राज्य के उद्योग की नौकरियों में 75% आरक्षण देने के कानून को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य के युवाओं को हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को इस केस की सुनवाई होगी। आगे बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने अपने 83 पृष्ठ के फैसले में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 को असंवैधानिक ठहराया हुआ है और हरियाणा सरकार की तरफ से 15 जनवरी 2022 को कानून लागू किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और फिर इस आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, जैसे झारखंड में आज विश्वास मत हासिल करना होगा। चंपई सोरेन को भाजपा लगी हुई है कि उनकी गवर्नमेंट बन जाए। उस तरीके से आगे आदिवासियों के जल, जंगल व जमीन की रक्षा करेंगे, ये राहुल गांधी ने बोला है। अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो खरीद फरोख्त की जा रही है कांग्रेस विधायकों की, ये भी बताया गया है। सिंध सरकार में मंत्री छगन भुजबल के त्यागपत्र वाले बयान पर गरमा गई है राजनीति। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल लिखा गया है, महिला सशक्तिकरण को समर्पित सरकार। आज महिला प्रधान विकास केवल कुछ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्र की विकास गाथा के केंद्र में भी खड़ा है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज एक समावेशी राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, जिसमें लैंगिक समानता को महत्व दिया जा रहा है। महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभावी नीतियां अपनाकर भारत की विकास गाथा में एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है। पूर्व में लैंगिक समानता के मोर्चे पर निराशा की स्थिति थी, लेकिन आज उसकी जगह लोकतांत्रिक नीतियों और उनके सफल क्रियान्वयन ने ले ली है। आज शासन प्रशासन के ढांचे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और एक ऐतिहासिक क्षण 75वां गणतंत्र दिवस मेला था, जिसमें महिलाओं ने भागीदारी करी, लड़कियों ने भागीदारी करी। 75 वर्षों के बाद भाजपा सरकार में महिलाओं को जल, थल, नभ और अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते देखा जा सकता है। यह दृष्टिकोण भारतीय महिलाओं की व्यावसायिक क्षमता का उपयोग करके 3 करोड़ महिलाओं को उद्यमी बनाने पर केंद्रित है। इन उद्यमियों को लखपति दीदी के रूप में जाना जाएगा। इन महिलाओं के प्रति वर्ष 1 लाख रुपए या उससे अधिक की आय अर्जित करने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बदलने के लिए ड्रोन दीदी योजना से कृषि के तौर तरीके आधुनिक होंगे और पैदावार भी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए ऐसी पहल 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने और प्रधान सेवक के तौर पर देश की सेवा में करते हुए शुरू की गई थी, घोषणा की गई थी और अब 33% जो सीटें दे दी गई हैं वो भी एक 33% आरक्षण दिया गया है, वो भी एक महत्वपूर्ण पहल है।
भारत सरकार ने 2024-25 के बजट में महिलाओं के विकास और कल्याण पर खर्च को पिछले साल के मुकाबले 38.7% बढ़ा दिया है। जेंडर बजट स्टेटमेंट के अनुसार 2024-25 में 43 मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों को 2023-24 की तुलना में आवंटन 38.6% अधिक बढ़ा है। यह मजबूत प्रतिबद्धता लैंगिक कार्यक्रमों के प्रति एक रणनीतिक और समावेशी दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। इसके परिणाम स्वरूप कुल केंद्रीय बजट में लैंगिक बजट का हिस्सा 5% से बढ़कर 6.5% हो गया है। यह प्रतिबद्धता केवल घरेलू क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे G20 अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली घोषणा जैसी नीतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास केवल जटिल योजनाओं तक सीमित न होकर राष्ट्र की प्रगति गाथा की नींव रखने वाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल को सफल बनाना और महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित किया जाना दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया विजन में नारी शक्ति की उपस्थिति को अभूतपूर्व महत्व दिया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में लैंगिक न्याय की ओर उठाए जा रहे कदम राष्ट्र को ऐसे युग की ओर ले जा रहे हैं जहां मात्र खोखले राजनीतिक प्रलोभन नहीं बल्कि प्रभावी कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि प्रतिस्पर्धा पर सोच बदलने की जरूरत, युवाओं की आत्महत्या का कारण उपलब्धि वाली संस्कृति है। यह उन्हें एक मशीन से अधिक कुछ नहीं समझती है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और यह आर्टिकल लिखा है समाजशास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु सारस्वत द्वारा। मम्मी पापा सॉरी आई एम लूजर जैसे कई आपको सुसाइड नोट मिल जाएंगे, यही लास्ट ऑप्शन है, मैं अपनी ज़िंदगी गंवा रहा हूँ, गंवा रही हूँ। मतलब ये एक ट्रेंड सा चल गया है कि बच्चे परीक्षा के दबाव में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। और इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है कि नीट की तैयारी कर रहे मोहम्मद जैद ने आत्महत्या कर ली। ऐसा सिर्फ कोटा में ही नहीं हो रहा है, ऐसे हादसे पूरे भारत में या कहें पूरे विश्व में भी घटित हो रहे हैं। क्या इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार नहीं है या फिर घोर स्वार्थी हो? इस जो बच्चों की मानसिकता है उस पर हम जो दबाव डाला जा रहा है कि तुम्हें अच्छा करना ही है, तुम्हें इतने नंबर लाने ही हैं, तुम्हें अमुक परिवार से अच्छा करना है, तुम्हें उस बच्चे से अच्छे नंबर लाने, तो ये जो दबाव है, ये जो संस्कृति बढ़ती जा रही है, उसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है। ये हम अपने आसपास भी देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं या अपने दोस्तों के यहाँ देखते हैं। ये चीज़ एक नॉर्मल बात हो गई है कि अब इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है बच्चों पर कि तुम्हारे इतने नंबर क्यों नहीं आए, तुमने इसमें इस सब्जेक्ट में अच्छा क्यों नहीं किया। तो बच्चा भी इस प्रेशर में आ जाता है और कहीं ना कहीं जब वो डिप्रेशन में चला जाता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचता है कि वो आत्महत्या कर ले। आज यह जानना समझना बेहद जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ है कि विगत एक दशक में युवाओं की आत्महत्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। NCRB की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले एक दशक में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या में 70% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अमेरिका में पिछले 2 दशकों में युवाओं की आत्महत्या में 62% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में 70% और अमेरिका में 62% की बढ़ोतरी हुई है। अमूमन सभी देश युवा आत्महत्या के संदर्भ में एक ही पायदान पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाल में एनल्स ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ में एक शोध किया गया, उसमें बताया गया कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अब गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उनके भीतर जो अवसाद पनप रहा है, चिंता और आत्मघाती विचार पनप रहे हैं, व्यवहारों में जो चेंजमेंट आ रहे हैं, इस पर अध्ययन किया जाए और इस पर विचार किया जाए। अगर इस दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर बच्चों के जीवन को करीब से देखा जाए तो कुछ तथ्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे बच्चे तनाव और अवसाद में हैं। अवसाद कोई बाहरी तत्व नहीं है, यह आंतरिक रूप से शुरू होता है और इसकी जड़ में घोर अकेलापन, लक्ष्यों के प्रति भ्रम, सामाजिक दबाव मेन होता है। बच्चों के भीतर पल रहे अवसाद का केंद्र मूलतः उपलब्धि संस्कृति है, जो इतनी विषाक्त हो चुकी है कि बच्चों को एक मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता। यानी बच्चों को इतना प्रेशर दिया जाता है कि तुम्हें ये करना ही है, तुम्हें ये गोल अचीव करना ही है। मतलब बच्चा सोचे ना सोचे, गार्जियन सोच बैठते हैं और उतना मजबूर कर देते हैं बच्चों को कि वो प्रेशर लेकर, यानी कि इतना उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेता है और फिर जो वो चीज़ पूरी नहीं कर पाता है तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। अभिभावक ही क्यों, संपूर्ण संस्कृति अलग अलग स्तरों पर एक दबाव महसूस, जो समूह है वो दबाव महसूस करवाती है। नेवर एक यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है,
उसमें ये बताया गया है कि 6000 से अधिक माता पिता का साक्षात्कार लिया गया और उसमें ये बात उजागर हुई, जिसमें परिचित होना जरूरी हो जाता है। मतलब आपको यानी कि जो आप लोग सुन रहे हैं ये वीडियो, बताना जरूरी हो जाता है कि बच्चों पर इतना प्रेशर ना डालिए कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए, मानसिक स्वास्थ्य घातक हो जाए उनका, और वो कोई कदम उठा लें। सबसे दुखद यह है कि व्यवस्थाओं को कोसते अभिभावक ये भूल जाते हैं कि हर बच्चा स्वयं में विशेष है और उसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं। यह भी विस्मृत करने योग्य नहीं है कि सफलता खुशी का मापदंड नहीं है। अगर ऐसा होता तो सफल होने का एक तथाकथित मापदंड आईआईटी अपने 33 विद्यार्थियों को पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या का साक्षी नहीं बनता। इसमें विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि आईएएस वाले, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि एक देखिए 2 व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है लेकिन वो खुश नहीं है, और दूसरा व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है 10,000 रुपये कमा रहा है लेकिन वो बहुत खुश है। तो अल्टीमेट खुशी वाली जो चीज़ है वो महत्वपूर्ण है। अगर आप 1 लाख 2 लाख बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए, अगर आप खुश ही नहीं हैं, आपको अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो ऐसी इनकम का, ऐसी सफलता का क्या फ़ायदा जो आपके अंदर से ही उसकी आवाज़ ना है। इसलिए आप कोई भी कार्य करें, किसी भी फील्ड में जाएं, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपकी खुशी गवर्नमेंट एग्जाम पाने की है, गवर्नमेंट जॉब पाने की है, अगर आपको उसमें खुशी मिल रही है तब तो आप इसे कंटिन्यू करिए। या फिर अगर आप किसी प्रेशर में कर रहे हैं तो शायद ये आपके साथ न्याय नहीं होगा। ये एक पड़ाव है। देखिए, एग्ज़ाम एक पड़ाव है और जॉब एक पड़ाव है, ये ज़िंदगी नहीं है। हाँ, आप पा लेंगे जॉब, आपको खुशी होगी, आपकी इनकम होने लगेगी, आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे, लेकिन खुश तब होंगे जब आप अंदर से खुश होंगे, आपके जो आसपास जब आप अच्छी चीज़ों को देखेंगे। तो इसलिए अल्टीमेट खुश रहना जरूरी है, और आप खुश कैसे रहेंगे ये आप स्वयं जानते होंगे। इसलिए कोई भी कार्य आप दबाव में ना करिए। अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको दबाव में रहकर मत करिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि 29 फरवरी के बाद भी इस्तेमाल कर सकेंगे पेटीएम वॉलेट में जमा पैसे। अभी हमने पहले पेज पे बोला था ना मैंने कि आप पैसे निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि पैसे का यूज़ आप कर सकेंगे। और हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम बैंक्स में 29 फरवरी से अपने बैंक खातों में किसी भी प्रकार का जमा नहीं स्वीकार कर सकेंगे। पेटीएम जो बैंक है वो जमा स्वीकार नहीं कर सकेंगे, यानी आप पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर विड्रॉ कर सकते हैं या फिर वेट क्यों करना है, आप विड्रॉ कर लीजिए अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो, और अगर ज़्यादा हैं तो भी विड्रॉ कर लीजिए। मौजूदा डाटा से ही चुने जाएंगे सूर्योदय योजना के लाभार्थी। देखिए, 1 करोड़ घरों की छत पर, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सूर्योदय योजना को लेकर वीडियो बनाया गया था, और वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी दी गई है कि सूर्योदय योजना है क्या, किसके लिए है, और ये किस तरीके से कार्य करेगी, और इसका लाभ क्या होगा। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरी योजना स्पष्ट हो जाएगी। तो 1 करोड़ घरों की छतों पर जो सोलर प्रणाली लगाने की सरकारी योजना सूर्योदय है, उसकी घोषणा पर अब अमल करने की बारी है, और उसके लिए अब सरकार आंकड़े भी कलेक्ट कर रही है, जिनके आधार पर इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सूर्योदय योजना देश में सौर ऊर्जा का आम घरों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का एक रोड मैप देती है। इसमें घरों की छतों पर रूफटॉप यानी कि सोलर लगाए जाएंगे, जिसमें कि जो बिजली का बिल है उसे कम किया जा सके। 300 यूनिट मुफ्त देने की इसमें बात की जा रही है। अगर आप उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो आप उसको बेच भी सकते हैं, ये भी विकल्प लोगों को दिया जा रहा है। मौजूदा योजना में सरकार 20 से 40% तक की सब्सिडी देती थी, जो अभी तक योजना चल रही थी, लेकिन अब इसको और शायद बढ़ाया जा सकता है, जो आने वाले समय में दिखेगा। अभी इसमें शायद संभवतः गरीब परिवारों को टारगेट किया जाएगा, उनके घरों पर ये योजना का लाभ दिया जाएगा, उसके बाद शायद ये सभी के लिए लागू हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है, जनवरी में 6 वर्ष के उच्च स्तर पर रहा डेट में एफपीआई निवेश। जनवरी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई, इसको भी लेकर वीडियो बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक 2024 में जाकर देख सकते हैं।
एफपीआई ने घरेलू डेटा बाजारों में 19,800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह बीते 6 वर्षों के दौरान किसी एक महीने में सबसे ज्यादा निवेश है। भारत सरकार के बॉन्ड्स को जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किए जाने से जो बाजारों में एफपीआई निवेश में तेजी आई है। दूसरी ओर एफपीआई ने पिछले महीने इक्विटी बाजारों से 25,743 करोड़ रुपए की निकासी की है। डिपॉजिटरी के डाटा के अनुसार एफपीआई ने डेट बाजारों में पिछले महीने 19,836 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। यह जून 2017 के 25,685 करोड़ रुपए के निवेश के बाद सबसे ज्यादा है। अब आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पर, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन का हाउती के 36 ठिकानों पर फिर से हमला किया गया है। देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने मिलकर एक बार फिर रविवार को यमन में हाउती विद्रोहियों के 36 ठिकानों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में आकाश और समुद्र से हाउती के तैज और होदेदा क्षेत्रों में जो ठिकाने थे उन पर मिसाइल से हमला किया गया है। रविवार की कार्रवाई में अमेरिका और ब्रिटेन ने हाउती के शस्त्रागारों, मिसाइल सिस्टम, रॉकेट लॉन्चरों और सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया है। बदलती दुनिया में अग्रिम पंक्ति में रहने वाला है भारत, मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हालिया जो भारत दौरा किया था उसके बारे में उन्होंने जो क्लिप थी वो साझा की। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस भारत में अधिक से अधिक निवेश करना चाहता है। भारत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बदलती दुनिया में भारत अग्रिम पंक्ति में रहने वाला है। मैक्रोन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक, जनसंख्यिकी, आर्थिक और तकनीकी शक्ति है। भारत दुनिया के परिवर्तन में अग्रणी पंक्ति में रहने वाला देश है। बाइडेन ने जीता साउथ कैरोलिना में डेमोक्रेटिक का प्राथमिक चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साउथ कैरोलिना में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक के फिर से उम्मीदवार बनने के लिए उनकी यह पहली आधिकारिक जीत है। उनका मुकाबला संभवतः डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगा। यह सत्ताधारी दल के लिए पहला आधिकारिक प्राथमिक चुनाव था। यूएई में बनकर तैयार हो रहा पहला हिंदू मंदिर। तो इस संयुक्त अरब अमीरात में भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा दुबई के अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग में किया जा रहा है। 27 एकड़ में किया जा रहा है और इसका उद्घाटन 14 फरवरी को होना है। मंदिर के अग्रभाग पर बलुआ पत्थर की पृष्ठभूमि पर उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी की गई है, जिसे राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों द्वारा 25,000 से अधिक पत्थरों के टुकड़ों से तैयार किया गया है। ये आप पिक में देख रहे हैं, यही मंदिर तैयार हो रहा है। चलिए, तो ये आज का 5 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।